हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सप्लोरिंग रोशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है 30 सितंबर 2024 का सेकेंड शिफ्ट का हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आया उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होता है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो किसके किसके लिए, जैसे देख लेते हैं सीजीएल का, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जेई, सीपीओ, स्टेनो, रेलवेज़ का कोई भी एग्ज़ाम्स हो जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बीपीएससी हो गया, डीएलएड हो गया, पैरामेडिकल, आईटीआई, यूपीएससी का। यूपीएससी में कैसे फ़ायदा करेगा, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे ये बेसिक हमको बिल्ड करेगा और वो हमको फ़ायदा करेगा, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ओनली हम जीके के बारे में बात करेंगे, जीके को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है which of the following, क्या क्वेश्चन है, which of the following dances is traditionally performed by the मेल्स ऑफ 3 एडजेसेंट स्टेट्स झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चंस का मतलब है कि इसमें से कौन सा नृत्य मेल मतलब पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और किस किस स्टेट्स में है। तो ये एक पारंपरिक रूप से झारखंड में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तीनों स्टेट्स में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो कौन सा, उड़ीसा, हम सिर्फ जानते हैं उड़ीसा के बारे में, क्या जानते हैं, उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सतरिया जो है असम का है। ठीक है, असम का है। उसका कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और छऊ जो है यही एक स्टेट, यही जो फोक डांस है जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हमको आंसर्स नहीं पता था हम इसको कैसे डील करते, देखते कि फर्स्ट 3 ऑप्शंस में उड़ीसा, उड़ीसी, सतरिया, कुचिपुड़ी ये सब क्लासिकल डांस है और ये फोक डांस है। ऑड वन आउट कर लेते, इससे भी हमारा आंसर चले आता अगर हमको पता नहीं होता। ठीक है, तो ये सब तरीका है हम कैसे क्वेश्चन से डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर हो गया डी इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ए पार्ट ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो इसका हिंदी हो गया, इसमें से कौन सा बांध है जो दामोदर घाटी नियम का एक हिस्सा है। बांध पूछ रहा है, कौन सा बांध है। तो मैथुन डैम, रिहान डैम, कोयना डैम, सलाल डैम, कौन सा होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा मैथुन डैम। मैथुन डैम्स जो है ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बथुकम्बा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट। बथुकम्बा जो उत्सव है किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो बथुकम्बा, बथु मीन्स हम लोग रीजनल लैंग्वेज में बथुआ, बथुआ जानते हैं। बथुआ क्या होता है, एक साग होता है और वो साग होता है उसको हम कैसे बनाएंगे, साग को उसमें तेल डाल के बढ़िया से बनाते हैं, बढ़िया मसाला मिला के तेल डालते हैं बढ़िया से, तो उस इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो बथुआ, बथुआ से तेल, तेल मीन्स तेलंगाना, तेलंगाना। तो सबको याद हो गया होगा बथुकम्बा फेस्टिवल किस राज्य का है, तेलंगाना का है। ठीक है, तो बथुआ, बथुआ में तेल डाल के बनाते हैं, तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following correctly describes the nature of the Indian Constitution। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रकृति को इसमें से कौन सा सही रूप से दर्शाता है। तो क्या भारत का जो संविधान है वो बहुत कठोर और बहुत कठोर और संशोधन करना कठिन है, वेरी रिजिड एंड डिफिकल्ट टू अमेंड। इसको संशोधन करना बहुत कठिन है, संशोधन करना कठिन, बहुत कठोर है, या फ्लेक्सिबल है मीन्स लचीला है, या रिजिड है कठोर है, या नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ना तो कठोर है ना तो लचीला है। देखिए भारत का जो संविधान है ये ना तो ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है, ये मीडियम कैटेगरीज में आता है। तो इसको कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ना तो कठोर है ना तो लचीला है, मीडियम साइज के बीच में है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राग दीपक हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन। कह रहा है राग दीपक किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ मतलब संगीतकार से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे राग दीपक, इसका करेक्ट आंसर होगा तानसेन। लेकिन याद कैसे रखेंगे, देखिए देखो राग दीपक, दीपक जो है ना, दीपक तन से राग बनाता है, दीपक तन से राग बनाता है। क्या बोलता है, दीपक तन से मीन्स तानसेन, राग बनाता है तो राग दीपक तानसेन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, दीपक तन से राग बनाता है। ठीक, नेक्स्ट। बलबन्स रूल एज एन एब्सोल्यूट डेस्पोट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इसका मतलब हुआ
संपूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन ने शासन से कौन सी घटना घटित हुई है? तो बलबन के समय में कौन सा घटना घटित हुई ये पूछ रहा है। क्या रिस्पेक्टेड कॉमन मैन्स, क्या साधारण लोगों को सम्मान करता था? ग्रांटिंग जागीर टू नोबल्स, उच्च वर्ग को जागीर देना? या अपॉइंटमेंट हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में हिंदुओं का नियुक्ति? या डिस्ट्रक्शन ऑफ 40, चालीसा का विनाश? देखिए ये तीन जो ऑप्शन है ना सब सकारात्मक बातें कर रहा है। देखिए जैसे साधारण लोगों का सम्मान करना सकारात्मक बात है, उच्च वर्ग को जागीर देना, जागीर दे रहा है, ठीक ठाक है। प्रशासन में हिंदुओं का नियुक्ति, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ 40, तो ये सब बलबन जो है थोड़ा इस रूप में डिस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। इस तरीके से हम इसको ऑप्शन की सहायता से थोड़ा सोच के हम आंसर मार सकते हैं, अगर हमको पता भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following revolutionaries was arrested in the Lahore conspiracy case by the British government of India, was martyred in the hunger strike of 43 days in jail? मतलब क्या हुआ, इसमें से कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया था और 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जेल में शहीद हो गए थे? कितना दिनों के बाद? 63 दिन, ये भी डेट याद रखना है। तो कौन से थे जिनको 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनका डेथ हो गया था, उनका शहीद हो गए थे? भारत के जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, क्या वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, या जतिन नाथ दास थे, प्रफुल्ल चाकी थे, रास बिहारी बोस थे? देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा जतिंद्र नाथ दास, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या क्या था इस केस में, जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव, सब जेल में इनको बंद कर दिया था और इतना तरवाया था कि पानी की जगह सालों ने दूध रख दिया था, तो पानी भी इनको नसीब नहीं होता था और 63 दिन भूखे रखने के बाद जतिंद्र नाथ दास का डेथ हो गया, इन शहीद हो गए भारत के लिए। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लेकिन एक घूंट भी पानी भी नहीं, दूध नहीं पिए लेकिन, ठीक है। तो ये हो गया जतिंद्र नाथ दास थे। ठीक, तो बहुत तरपाया था अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ व्हिच नोटेबल इंडियन पर्सनैलिटी? विंग्स ऑफ जो फायर है एक प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व के जीवन पर को वर्णित करता है। तो एक भारत के जो प्रसिद्ध व्यक्ति रह चुके हैं, हम आपको हिंट्स देते हैं, वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। तो कौन हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर? सीधे भैया एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर जो है ऑटोबायोग्राफी किनका है? हाँ किनका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। अब ऐसे भी क्वेश्चन इससे क्या जनरेट हो सकता है, विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम का क्या है? बुक्स है, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है, ये भी ऑप्शन देके आपको पूछ सकता है। तो क्या है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है अरुंधति राय। अरुंधति राय का एक किताब का नाम बताइए, वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, और हाल ही में रतन टाटा जी का डेथ हुआ, तो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखते हैं, एक किताब से भी इन पे छपा है कुछ ही समय पहले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलाम जी। अब क्वेश्चन से नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनली कंटेंस राइबोसोमल आरएनए? इसमें से कह रहा है कौन सा ऑर्गेनली राइबोसोमल आरएनए कंटेंस करता है और इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम? तो कौन सा ऑर्गेनली राइबोसोम आरएनए को धारण करता है और राइबोसोम के निर्माण में शामिल है? तो बताइए राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, कौन शामिल है निर्माण करने में, प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन में कौन शामिल है जिनके को जो आरएनए भी कंटेंस करता है? तो क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस होगा, गोल्जी apparatus होगा। देखिए ऑप्शंस हम देख लिए, ठीक है, ठीक है, सब ऑप्शंस अलग अलग, लेकिन ये दो ऑप्शन है ना कुछ इसमें लफड़ा लग रहा है, इसका मतलब यही दोनों में से कोई आंसर होगा। तो इसका जो प्रोडक्शन करता है राइबोसोम का वो कौन सा होगा? न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियोलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन 1991 सेंसस which state was the highest in rank in term of literacy rate and held higher than the national average of literacy rate? मतलब इसका मतलब 1991 की जनगणना में किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय मतलब भारत का जो औसत साक्षरता था उससे अधिक था? तो भारत का जो साक्षरता था उसके एवरेज का से भी ज़्यादा था किस राज्य का? तो साक्षरता में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है स्टेट्स? जानते भैया कर्नाटका। कर्नाटका नहीं,
केरला। तो केरला बताइए, केरला का लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अनुसार कितना है? 2011 के सेंसस के अनुसार केरला का लिटरेसी रेट कितना है? तो इसका कितना हो जाएगा? लगभग 94% है। कितना है? 94% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो केरला इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? मतलब इसमें से कौन सा वास्तुकला तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण के स्थलों में प्रयुक्त नहीं था? तो प्रयुक्त नहीं था मतलब एक्सक्लूडेड मतलब नहीं प्रयुक्त था। आयरन स्लैब्स था, सन ड्राइड ब्रिक्स था, बेक्ड ब्रिक्स था, मॉटर ऑफ जिप्सम था। जिप्सम तो जिप्सम भी था, ब्रिक्स भी था, कोई भी ब्रिक्स सन ड्राइड मतलब ऐसे सूर्य में सूखा हुआ हो या पकाया गया ब्रिक्स हो, ये भी था। लेकिन आयरन स्लैब्स नहीं था। क्यों नहीं था भैया? क्योंकि तभी आयरन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। कैसे आप कह सकते आविष्कार नहीं हुआ था? देखो, IVC इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय था 1750 से लेके 2500 BC के मतलब BC तक था, ऐसे था। तो 2500 से लेकर 1750 तक था। और आयरन का जो डिस्कवरी हुआ 1000 BC पहले हुआ, 1000 बिफोर क्राइस्ट पहले हुआ आयरन का डिस्कवरी। इसीलिए आयरन स्लैब्स, आयरन की जो पट्टियां था, ये नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। In animal cell, the breakdown of very long chain fatty acid through beta oxidation is conducted by which of the following organelle? कह रहा है जानवरों की कोशिकाओं में बहुत लंबे श्रृंखला वाले फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण किस ऑर्गेनल द्वारा किया जाता है? तो कौन सा ऑर्गेनल द्वारा बीटा ऑक्सीडेशन किया जाता है? किसका? लॉन्ग चेन, बहुत बड़ा बड़ा जो श्रृंखला होता है। फैटी एसिड, फैट मतलब वसा का जो वसा वाले एसिड होता है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑक्सीडेशन। जैसे ही बीटा ऑक्सीडेशन है, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑक्सी की तरह उसका नेम मिल रहा है? जैसे राइबोसोम है या पैरेक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी। तो भैया यहाँ देख रहे हैं पैरोक्सीजोम, ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सी आ रहा है ना पैरोक्सीजोम में। हाँ, तो ऑक्सीडेशन जैसे ही देखेंगे ऑक्सीडेशन करवा रहा है फैटी एसिड का, सीधे मारेंगे पैरोक्सीजोम, क्योंकि इसमें भी ऑक्सी आ रहा है, पैरोक्सीजोम इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट एंड देयर मोलर मास फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, और मोलर मास मतलब होता है अणु सूत्र और उसका मोलर द्रव्यमान किसका सही नहीं है। तो देख लेते हैं भैया, हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, और नाइट्रोजन का क्या होता है? 7। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 दूना 14 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो गया। आप जोड़ लीजिए, 48 14 62 63 हो जाएगा ना इसका। ये दिया हुआ 62, यही गलत है तो गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट ही है का आंसर हमारा मिल गया। और भी देख लेते हैं। कार्बन का देखिए, कार्बन का कितना होता है? 6 दूना 12, 12 4 16, ये तो सही है। NaCl का कितना होगा? सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का क्या होता है? 35। 23 सारे 35 कितने हुआ? सारे 58, सही है। HCl कितना? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का सारे 35, तब 35 1 36, सारे 36, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा ऑप्शन नंबर ए, HNO3 का कितना होता है? 63 होता है। कौन चीज़ होता है? इसका मॉलिकुलर मास होता है, जिसको हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान कहते हैं। 63 होगा, 62 दिया था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स प्रोजेक्ट्स इज डिक्लेयर्ड एज ए मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को 2001, मई 2001 में। कहता है निम्नलिखित में से किन संस्था परियोजना को यूनेस्को ने मई 2001 में मानवता की मौखिक और अमूर्त धरोहर का उत्कृष्ट नमूना घोषित किया? तो वो कौन सा संस्था था जिसको यूनेस्को ने 2001 में मौखिक और अमूर्त धरोहर के लिए इनको क्या दिया? हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया। तो ये कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी था? नहीं भैया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक था, या नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियट्टम था? म्यूजिक एकेडमी मद्रास था। तो इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है इस टाइप का, थोड़ा इसको डेट याद रखना पड़ेगा। यूनेस्को ने 2001 में किस में शामिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियट्टम। कुटियट्टम कहाँ का है? कहाँ का कुटियट्टम? केरला का है। ये केरला का एक ड्रामा है,
एंशियंट ड्रामा है, तो केरला का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, when a large amount of carbon dioxide dissolve in water body, the water becomes acidic because of formation of which of the following acids। कह रहा है जब बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को जल में निकाय करते हैं, जल में घुलाते हैं, उस पर अभिक्रिया होता है, तो पानी अम्लीय क्यों हो जाता है। तो पानी में अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं पानी अम्लीय हो जाता है। और किस अम्ल के निर्माण के कारण अम्लीय होता है। तो ऑप्शन है कार्बोजैलिक एसिड, कार्बमिक एसिड, या कार्बोलिक एसिड, या कार्बोनिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा जब CO2 पानी में घुलता है तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ऑप्शन नंबर 3। बहुत कंफ्यूज होगा कार्बोजैलिक एसिड में। देखिए कार्बोजैलिक एसिड का जो फंक्शन होता है COOH होता है, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का क्या होता है, H2CO3 होता है। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। बहुत आसान था। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन करवा के क्या बनेगा, H2CO3 बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म फुट फॉल्ट। देखिए जितना भी स्पोर्ट्स उसका टर्म, कोई भी टर्म पूछ लेता है कि ये टर्म किस खेल से जुड़ा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आता है जनरली। तो फुट फॉल्ट किस शब्द किस खेल से संबंधित है। फुट फॉल्ट देखिए क्या होता है, फुट फॉल्ट जो टर्म है ये टेनिस से संबंधित है, और इसको हम समझ लेते हैं कैसे। देखिए टेनिस होता है, ये कोर्ट रहता है, यहाँ पे एक लाइन रहता है, 2 लाइन रहता है, तो हम एक ही समझते हैं, ये लाइन है यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए कोई खेल रहा है, यहाँ से भी कोई खेल रहा है। ठीक, अब देखिए जैसे ही ये है, ये लाइन को क्रॉस करके अगर हिट करता है बॉल को, रबर बॉल जो रहता है तो इसको हिट करके अगर इसका पैर इससे बाहर हो गया तो उसी को क्या कहता है, फुट फॉल्ट कहा जाता है। तो फुट फॉल्ट जो है टर्म ये टेनिस से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, और भी है, हॉकी का कुछ टर्म्स देख लेना है, आर्चरी का देखना है, बास्केटबॉल वो छोड़िए। हम बताइए हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए हॉकी में HCF या देखिए HCF मतलब एच से हॉकी हो गया, C से क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। इसमें कितने होता है खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। टेनिस में कितने होता है ये बताइए, या कभी सिंगल्स होता है तो 1-1 रहता है, डबल्स होता है 2-2 हो गया, आर्चरी हो गया एक करके। बास्केटबॉल, देखिए बास्केटबॉल कितने खिलाड़ी होती है, 5 खिलाड़ी होते हैं। कैसे याद रखेंगे, कैसे, बास्केट मतलब बिस्किट, 5 रुपये वाला बिस्किट, 5 रुपये वाला बिस्किट, तो 5 खिलाड़ी होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। कहता है निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल। पहला भारतीय इंडिविजुअल पर्सन कौन थे जिसने गोल्ड मेडल, ऐसे तो गोल्ड मेडल हमारा हॉकी टीम लाया, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो वो थे हमारे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में लाए थे। तो वो शूटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लाए थे, किस ओलंपिक में, 2008 के कौन सा ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक में कौन लाया था, अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा जी लाए थे गोल्ड मेडल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द पटकाई हिल्स आर ए पार्ट ऑफ व्हिच माउंटेन। जो पटकाई हिल्स है वो किस माउंटेन का हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का, पूर्वांचल का, काराकोरम का। जो पटकाई हिल्स है ये नॉर्थ ईस्ट साइड है। आप बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड है, तो इसका मतलब कौन सा का, पूर्वांचल हिल्स करेक्ट आंसर। तो पटकाई हिल्स किसका पार्ट है, पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। ठीक है, अब बताइए कि गारो खासी हिल्स किस स्टेट में है, ये बताइए। ठीक है, कमेंट करना है आपको नीचे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन 1928 हु अमंग द फॉलोइंग रोट द कांग्रेस पार्टीज नेहरू रिपोर्ट ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बेस्ड ऑन ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस। कहता 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट तैयार की जो स्वतंत्र भारत के लिए भविष्य का संविधान थे और डोमिनियन स्टेटस देने पर आधारित था। डोमिनियन स्टेटस पे आधारित था 1928 में। तो ये नेहरू रिपोर्ट लाया था कौन, जवाहरलाल नेहरू नहीं, उसके पिता मोतीलाल नेहरू लाए थे 1928 में। मोतीलाल नेहरू का ये क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में था, डोमिनियन स्टेटस मांग रहा था, 1928 का है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, ऑप्शन आपका वात्स्वटी, कालिदास, रविकृति, बाणभट्ट। तो देखिए हर्षवर्धन के पे किताब लिखी है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखा है, बाणभट्ट। तो हर्षचरित्र बाणभट्ट लिखा है, तो इसके
कोर्ट पोएट कौन होंगे? बाणभट्ट जी, तो ऑप्शन नंबर बी। कादम्बरी बाणभट्ट, वो भी किताब कादम्बरी हो गया, कादम्बरी बाणभट्ट, हर्ष चरित्र हो गया बाणभट्ट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आसान था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एज पर आर्टिकल 181 181 आर्टिकल के तहत द डैश कैन नॉट प्रिसाइड वाइल रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। कह रहा है अनुच्छेद 181 के अनुसार जब उनके पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचारहीन हो, जब किस उसको हटाया गया मतलब उसका विचाराधीन हो चुका है कि इसको प्रस्ताव लाया कि इसको हटाना है, तब डैश अध्यक्षता नहीं कर सकते। कौन अध्यक्षता नहीं कर सकते? एडवोकेट जनरल, डिप्टी चेयरमैन या स्पीकर, चेयरपर्सन। तो ये 181 आर्टिकल ये बोल रहा है स्पीकर के बारे में, ये अध्यक्षता नहीं कर सकते। जब उसको प्रस्ताव लाया गया उनको हटाने के लिए तो वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। तब कौन करेगा? जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किया जाएगा वो करेंगे अध्यक्षता। बात तो सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलकुलेट द रिवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको रिवेन्यू रिसीट निकालना है, आपको दे दिया है रिवेन्यू डिफिसिट, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। रिवेन्यू डिफिसिट दिया है और क्या दिया है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है। तो एक फार्मूला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे खर्चा होता है, खर्चा होगा, खर्चा क्या होगा? जितना इनकम होता है उसमें से सेविंग घटा दो, खर्चा आ गया खर्चा। तो इसी तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है यहाँ पे लिखे हैं? रिवेन्यू जो डिफिसिट होता है, डिफिसिट मतलब कमी, तो कमी कब होगा? खर्चा ज़्यादा होगा, खर्चा माइनस रिवेन्यू रिसीट, तो एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट लिख दिया। अब इधर सारा मतलब रिवेन्यू रिसीट हुआ, रिवेन्यू रिसीट बराबर क्या होगा? ये इधर आएगा तो अब ये इधर जाएगा, तो ये माइनस में था इधर प्लस आ गया, इधर गया ये माइनस में आ गया, तो एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू डिफिसिट हो गया। अब देखिए पीछे दिया हुआ था एक्सपेंडिचर हमारा 10.80 और डिफिसिट कितना हुआ? 2.80 दिया हुआ था। तो आराम से 10.80 माइनस 2.80 रखिए, हमारा 8 आंसर आ गया। अब देख लेते हैं 8 है इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है 8 आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है? व्हिच प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000 से 2001 में लाया गया एम्स टू ऑफर होम, घर देगा, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी देगा, प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। कहता है 2000 और 2001 के समय में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों, किस क्षेत्र में? ग्रामीण रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घर देगा, पानी देगा, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। कौन सा था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान में पानी की बात होगा, पानी हेल्थ एजुकेशन की बात होगा, या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। देखिए यहाँ पे ग्राम की सिर्फ बात करें, यहाँ किसान की बात किया, व्यय वंदना की बात, तो ग्रामोदय में ग्राम को अच्छा करने के लिए देगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या क्या देगा? घर देगा, ड्रिंकिंग वाटर पानी का फैसिलिटी, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर सब आ जाएगा ग्रामोदय योजना में। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्कीम्स चैप्टर, जो कि स्कीम पूछा जाता है, मतलब जो भी जितना भी स्कीम आता है, स्कीम को हिंदी में क्या कहते हैं जो भी कहे, तो स्कीम जो दिया जाता है योजना, हाँ स्कीम मीन्स योजना, योजना जो है दिया जाता है, तो योजना जो केंद्र सरकार का योजना है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में पूछिएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, आप बताइए कमेंट करके, और बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।